जैन साथियों, मैं अभिषेक रावत स्वागत करता हूं आपका वेदांत अकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं आपके साथ वैक्सीन सीरीज में डिस्कस कर रहा था साथ के क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि जीवमंडल नीचे इनमें विभाजित किया गया है और ऑप्शन में दिया गया है क्षेत्रों में। पहला ऑप्शन है कितने क्षेत्रों में, 5 में। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको 4 क्षेत्रों में, तीसरा 6 क्षेत्रों में और चौथा 3 क्षेत्रों में। मैं यदि आपको आंसर बोल दूंगा कि इतने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, तो उससे पहले आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि वो क्षेत्र कैसे हैं और कौन से हैं। तो देखो, वो क्षेत्र जो आपका जीवमंडल नीचे है विभाजित किया गया है, या फिर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि यह नीचे कितने क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, तो भाई साहब आंसर करना है 3 क्षेत्रों से। कितने क्षेत्रों से? 3 क्षेत्रों से। और वो 3 क्षेत्र कौन से हैं आपके, है ना, वो देख लो आप। वो 3 है आपके, एक है कोर क्षेत्र, एक है संक्रमण क्षेत्र, एक है बफर क्षेत्र। पहला है कोर, दूसरा है संक्रमण और तीसरा है आपका बफर। क्या है भाई? बफर है ना। इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर आपका क्या बनता है, तो आंसर करना है जीवमंडल नीचे बनता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा कि कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया जीवमंडल नीचे को, तो आंसर क्या करोगे आपके 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। जब अम्ल तनुकृत होता है, तनुकृत का अर्थ होता है इंग्लिश में डाइल्यूट, लेकिन अभी उसका आप फील नहीं समझे कि कैसा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो विलियमसन लिखा है इधर पर, वो गलत है, बिलियन है। क्या है इधर पर? सा काट देना आप, है ना, अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से काट देना। विलियन में हाइड्रोनियम आयन के सांद्रण में वृद्धि होगी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर कमी होगी, या फिर आप ऐसा बोल दो कि मापा ही नहीं जा सकता। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं आपको बता दूं पहले कि सांद्रण क्या होता है। मैं सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल खानदानी सरल एग्जांपल जो आपके घर में होता है, हर किसी के घर में होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी छोटा आदमी हो। शरबत सभी लोग बनाते हैं, और शरबत आप बनाते हो मेनली 2 चीज़ों से। मेनली बोला मैंने, फिर एक्स्ट्रा आप कुछ भी मिला लो, है ना, शक्कर और पानी। तो मैं आपसे कहूँ यदि शरबत मेरा विलियन है, मैंने क्या बोला, शरबत मेरा क्या है, विलियन है, अच्छी बात है। तो यह शरबत मैंने बोला आपसे कि पानी और शक्कर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, ये भी बोल दिया आपने, पानी और शक्कर से, है ना। और इस शरबत को मैंने नाम क्या दिया पहले तो ये बताइए, तो आंसर करना है विलियन नाम दिया। क्या दिया? विलियन। फिर मैं आपसे कहूं इस विलियन में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? सीधी सीधी बात है, पानी की होगी, शक्कर तो आप अधिक मिलाओगे नहीं। तो जिसकी मात्रा सबसे अधिक है उसको बोला जाएगा विलायक। क्या बोला जाएगा? विलायक। विलायक क्या है तो बोल देना विगर क्वांटिटी है। क्या है? विगर क्वांटिटी। अब बताइए, जब विलायक अधिक है तो सीधी सीधी बात है आपका जो शक्कर मिला हुआ है पानी में वो कम है। तो स्मॉल क्वांटिटी किसकी है, या फिर लेसर क्वांटिटी किसकी है? शक्कर की। तो जिसकी क्वांटिटी बिलियन में कम होती है या फिर सबसे कम होती है उसको बोला जाता है विलेय। क्या बोला जाता है? विलेय। विलेय क्या है तो आंसर करना लेसर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। ये हो गया आपका विलेय, ठीक है, समझ गए सॉल्यूशन क्या है। अब मैं आपसे कहूं कि आप को मैंने एक लुटिया में पानी दिया, या फिर मग में कुछ में भी आप पानी ले लो, लेकिन पानी एक बार लेना है, चाहे आप 1 लीटर ले लो, चाहे आधी लीटर ले लो, वो आपकी मर्जी है ना, है ना, ठीक है। एक मग ले रखा मैंने 1 लीटर का, दूसरा रखा 1 का, तीसरा रखा 1 लीटर का, तीनों रख दिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब पहले मग में मैंने शक्कर मलाई कितनी मानकर चलिए 5 ग्राम मिलाई, दूसरे मग में मैंने शक्कर मलाई कितनी 10 ग्राम, तीसरे मग में मैंने शक्कर मलाई कितनी 15 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा शक्कर मैंने कौन से वाले मग में मिलाई? तीसरे मग में मिलाई। तो मैं आपसे पूछूं कि सांद्रता तीनों में से किस मग की अधिक है, तो आंसर करोगे तीसरे वाले मग की। पूछो क्यों अधिक है, तो आंसर करना है
जिस विलायक में विलेय की मात्रा अधिक होगी उसकी सांद्रता अधिक होगी। सांद्रता क्या है? विलेय की औकात है कि आप उस विलायक में विलेय को कितना घोल रहे हो, वो है आपकी सांद्रता। अब मैं यदि सांद्रता को कम कर दूं, इसका मतलब ये है कि मैंने विलेय की मात्रा को कम कर दिया। किसको कम कर दिया? विलेय की मात्रा को। और इस शरबत में विलेय की मात्रा क्या? शक्कर। तो जो मैंने 15 ग्राम घोली थी उसको मैंने 5 ग्राम बना दिया। 5 ग्राम घोलना अब मेरे को, तो मैंने क्या किया? तनुकृत किया। विलेय की मात्रा जितनी कम करते जाओगे विलयन उतना ही अधिक तनुकृत होता जाएगा। तो तनुकृत का अर्थ क्या है? तनुता का अर्थ क्या है? विलेय की मात्रा कम से कम होना। किस में होना? विलयन में होना। जितनी कम मात्रा होगी विलयन उतना ही अधिक तनुकृत होगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? जब अम्ल तनुकृत होता है तो विलयन में हाइड्रोनियम आयन के सांद्रण में क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता या फिर अधिक होता, कम होता? तनुकृत पूछा है। जैसे मैंने लिखा HCl आपका क्या है? एसिड है ना। इसको आपने विलायक में मिलाया और इधर पर विलायक क्या है आपका? जल है। HCl क्या होगा आपका? विलेय हो गया। ये क्या होगा आपका? आंसर करना है विलेय। क्या हो गया? विलेय हो गया। और ये क्या हो गया आपका? तो आंसर करना है विलायक हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। दोनों को मैंने मिलाया तो इसने क्या बोला? हाइड्रोनियम आयन। इसको वर्ड को फोकस करना। और हाइड्रोनियम आयन होता है आपका H3O पॉजिटिव होगा। ये आपका हाइड्रोनियम आयन। तो इसके सांद्रता मतलब क्या पूछा? तनुकृत होने पर सांद्रण में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मैंने तनुता का अर्थ क्या बताया? विलेय की मात्रा को कम करना। विलेय क्या कर रहे हो आप? कम कर रहे हो। कम कर रहे हो, माइनस का अर्थ है कम करना। जब HCl कम करोगे तो सीधी सीधी बात है आपका प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? हाइड्रोनियम आयन पर। और हाइड्रोनियम आयन भी कैसा होगा? कम होता जाएगा मेरे दोस्त। तो आंसर में ऑप्शन क्या आएगा आपका? कमी होती है। C नंबर करेक्ट ऑप्शन है। बात आई समझ में? अब देखो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। बेंगलोर में मेट्रो के स्तंभों और एक्सप्रेस मार्गों के स्तंभों पर ऊर्ध्वाधर बागवानी का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे इसमें मदद मिलेगी। पहला ऑप्शन है सिर्फ अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन में मदद मिलेगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको सिर्फ हरी दृश्य भूमि में। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपको सिर्फ हवा शुद्धिकरण में। और चौथा है आपको उपर्युक्त सभी। तो इसमें मैं क्या लॉजिक बता दूंगा आपको? इसमें तो आपको सीधा सीधा आंसर करना रहेगा। और सीधा सीधा आंसर ये है कि तीनों में आपको मदद मिलेगी। इसका आंसर ये होगा आपका उपर्युक्त सभी, D नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। एक वस्तु जल से भरी टंकी की तली में रखी हुई है। सीधा सीधा आंसर है। टंकी मत मानो, आप तो बाल्टी ले लो अपने घर की जिसमें नहाते हो, है ना। नहाते कि नहीं नहाते? बाल्टी में बैठे बैठे ठंडियों के दिनों में ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम 50 बार, फिर एक आध बार एकदम से मार दिया जी, है ना। तो आपने उस बाल्टी में, बाल्टी की नीचे वाली तली में, है ना, सबसे निचले भाग में क्या रखा है? एक वस्तु, कोई वस्तु मतलब मैंने सिक्का डाल दिया। कोई वस्तु तो सिक्का ले लो, कुछ भी तो डालना है। मैंने वस्तु डाल दी बाल्टी की तली में, सिक्का डाल दिया, ठीक है। वस्तु क्या है आपका? आधार पर मैंने क्या लिया? वस्तु को, सिक्का, जो कि अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर रखी हुई दिखाई पड़ती है। और सिक्का जो डाला है आपने बाल्टी की तली में, वो एक्चुअल जो उसकी डेप्थ है उससे कम गहराई पर आपको रखा हुआ दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? कम गहराई पर पूछा है। मैं आपको 50 बार 1000 बार बोल चुका हूँ, यदि कोई भी वस्तु अपनी एक्चुअल डेप्थ से, वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखाई देती है, मैंने ऐसा भी बोला है कि यदि कोई वस्तु अपनी एक्चुअल डेप्थ से वास्तविक गहराई से उठी हुई दिखाई देती है, यदि वो उसकी एक्चुअल डेप्थ से उठी हुई दिखाई देगी तो सीधी सीधी बात है उसकी गहराई क्या होगी? कम होगी। और वो गहराई क्या कहलाएगी? आपकी आभासी गहराई, एक्चुअल गहराई तो है नहीं। और वो किस कारण दिखाई देती है? तो यह हमेशा कारण होता है अपवर्तन का। यदि आपसे अपवर्तन भी पूछे तो अपवर्तन में आंसर वही करोगे कि जब वस्तु अपनी एक्चुअल डेप्थ से कम गहराई पर दिखाई दे, तो वह ऑप्शन जाएगा आपका अपवर्तन पे।
या फिर आपसे क्वेश्चन में अपवर्तन पूछे तो इस प्रकार के ऑप्शन को आपको चुनना रहेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि आपको उदाहरण दिया है सीधा सीधा का, और वो उदाहरण किस में जाएगा? अब आपका अपवर्तन में जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। बोलो कि मेरे को याद करना है, कितने एग्जाम्पल याद करोगे? नया एग्जाम्पल आता है हमेशा एग्ज़ाम में, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि अपवर्तन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैं तो देखते संग ही समझ जाता, एग्जाम्पल को कम गहराई में मैं समझ गया था, लेकिन आपके लिए पिक्चर बतानी होती ज़रूरी है। तो आप समझ गए, आज के बाद मत गलत करना। अब ये पूछना कि अपवर्तन क्या कहलाता है तो फिर आना लेक्चर में। 5वां क्वेश्चन है आपका, एक चालक होकर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर निम्न कहलाती है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर, क्वेश्चन को पढ़िए मेरे भाई, क्या बोला गया है, क्या कहा गया है? तो इसने कहा है आवेश प्रवाह की दर, और कौन से आवेश प्रवाह की? तो आंसर करना है विद्युत आवेश प्रवाह की दर बोला। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। और यदि वह चार्ज इलेक्ट्रिक है तो वो करंट कौन सी हो जाएगी? वो धारा कौन सी हो जाएगी? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ऑप्शन में देखो विद्युत धारा है, बी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके द्वारा पावर तथा खाद्य दोनों प्रदान किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं? किस में से? ऑप्शन ए है जियोगैस शक्ति संयंत्र, बी नंबर है आपका जल विद्युत शक्ति संयंत्र, सी नंबर है आपका उष्णीय शक्ति संयंत्र, और डी नंबर है आपका नाभिकीय शक्ति संयंत्र। चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है। अब कहोगे सर ऐसे तो क्वेश्चन मैं पहली बार देखता हूँ, फिर आप लेके क्यों आते हो? तो भाई साहब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम लेके आते हैं। मैं भी तो पहली बार ही देखता हूँ यदि देखूँ तो, लेकिन प्रोसेस क्या है इस सीरीज में कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अब मेरे को ऑप्शन पता नहीं है तो एलिमिनेट करो ऑप्शन को। आप एलिमिनेट का अर्थ है कि वे ऑप्शन चुन लो पहले जो इसके करीब ही नहीं है। देखो चारों को पढ़ो, पावर तथा खाद दोनों वर्ड पर फोकस किए करो जो पूछा गया है। पावर का अर्थ होता है आपको जैसे बिजली, पावर ही तो है। खाद जो आप खेत में डालते हो जैविक खाद, है ना, रासायनिक खाद की बात नहीं करता। तो देखो यदि मैं इधर पर जियोगैस शक्ति संयंत्र की बात करूं तो इसकी बात हम पहले करेंगे, क्योंकि ये मेरे को यदि मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा तो आंसर तो यही मिल जाएगा। इन तीनों के बारे में देख लो पहले। जल विद्युत शक्ति संयंत्र, चलो जल से आप पावर तो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये बताइए कि जल के द्वारा आप खाद बना सकते हो? तो आंसर करोगे नहीं। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आंसर करोगे नहीं होगा। उष्णीय शक्ति संयंत्र, ऊष्मा के द्वारा भी आप पावर जनरेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट जनरेट खाद। तो ये भी तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय शक्ति संयंत्र, नाविकों के द्वारा भी आप पावर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन खाद्य कौन सा नाविक, कौन सा परमाणु बना देगा आपका? कौन से परमाणु के बाप में औकात है जो इसको बना देगा इस खाद को? खाद तो बनाएगा आपका गोबर गैस। जियोगैस किसका उदाहरण है? गोबर गैस किसका उदाहरण है? जियोगैस का, है ना। तो जियोगैस शक्ति संयंत्र द्वारा पावर भी क्रिएट कर सकते हो, लेते हो, घर में आती है, और खाद तो बनाते ही है। ये तो खानदानी काम है। तो आंसर क्या होगा फिर? ये तो हुआ नहीं तीनों, आंसर आपका ये हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाया करो, है ना, तब आंसर पे आप जा पाओगे। बैठ के सोचना नहीं है, दिमाग को घुमाना है, चारों ऑप्शन पे मारना है, मूड को फोड़ना है, तब आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है? सभी जीवित जीव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन चार ऑप्शन को पढ़ के बताना है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया ही नहीं, उसने तो ऑप्शन पर डिपेंड हो गया। वो क्वेश्चन खुद कि ऑप्शन के पढ़ के बताओ मेरे को। तो ऑप्शन पढ़ो पहले, चारों के चार। आओ, पहला ऑप्शन है आपका, वे सिर्फ अपशेष या फिर अवशेष होगा। इधर पे कुछ भी कर लो, दोनों वर्ड सही होंगे मेरे हिसाब से। वे सिर्फ अवशेष उत्पाद निष्कासित करते हैं। बचा हुआ जैसे मल आपका अवशेष है आपकी बॉडी के लिए, क्या वो आपको कुछ देता है? आपके लिए लाभदायक है? आपको निकालना पड़ेगा। आपको आपकी बाथरूम, आपकी टॉयलेट आपको बाहर फेंकनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी।
अब फेंकने के लिए ये नहीं कि लाओ कुछ है ना जग से फेंक दो, प्रोसेस होगी आपकी बॉडी में, उसके थ्रू आप निकाल दोगे, अच्छी बात है। बी नंबर है आपका, वे सिर्फ बढ़ते हैं और अपनी प्रजाति के अधिक सदस्यों का पुनर्उत्पादन करते हैं। जैसे मैं जीव हूं, सभी जीवित जीव की बात करूं तो हम बढ़ते नहीं क्या, हमारे अंदर ग्रोथ नहीं होती है, आपके अंदर भी होती है। क्या आप में इतनी क्षमता नहीं होती कि आपके जैसे आप अपनी जाति का निर्माण कर सको? होती है। तो वही तो ऑप्शन में कहा, वे सिर्फ बढ़ते हैं और अपनी प्रजाति के अधिक सदस्यों का पुनरुत्पादन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो ये भी तो सही हो गया। इसने क्या गलत कहा? दोनों सही है। तीसरा उपयुक्त सभी है। उपयुक्त सभी टिक करने से पहले इसको पढ़ लो। चौथा को, उन्हें सिर्फ भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल सही, भोजन से ही आपको ऊर्जा मिलती है। भोजन को आप किस में परिवर्तित करते हो? ऊर्जा में, एनर्जी मिलती है आपको। भाई साहब आप भी सही हो तो हम आपको करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे, अलग कलर से लिख देते, ये है आपका करेक्ट। ठीक है, सी नंबर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? लसिका है। तो मैं आपको बता दूं क्या है, बाद में आप ऑप्शन को टिक करना। पहले देखो मैं आपको ब्लड बताता हूं। ये रहा है आपका ब्लड, ऐसे ही होता है लाल का। अब देखो इस ब्लड में 3 सेल होती है। मैंने ये नहीं बोला कि ब्लड किससे मिलकर बना होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो 3 सेल कौन सी हैं जो पाई जाती हैं, है ना। वो 3 सेल कौन सी हैं जो पाई जाती हैं? तो ब्लड में आरबीसी होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यदि लिक्विड पार्ट की बात करें तो इसमें लिख ही लो, क्या होता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। अच्छी बात है। अब मैं आपसे कहूँ, यदि इस ब्लड में से, किस में से, इस रक्त में से मैंने हटाया किसको? आरबीसी को हटा दिया, बाहर कर दिया, तो बचा हुआ जो ब्लड है आपका क्या होगा? डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये बचे हुए हैं आपके ब्लड में। और इनके मिक्सचर को बोला जाता है क्या दोस्त? लसिका। तो लसिका क्या है? ब्लड में से जब आरबीसी को क्या कर दो आप? रिमूव कर दो। क्या कर दो? रिमूव कर दो, हटा दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लसिका। आरबीसी के कारण ही इस ब्लड का जो रंग है लाल होता है। फिर वो कहोगे आपके लाल रंग के लिए तो पिगमेंट जिम्मेदार होता है, और वो तो होता है आपका हीमोग्लोबिन। तो मैं कहूँगा इसी में तो घुलता है, आरबीसी तो घुलता है। जब यह नहीं रहेगा तो कहाँ से घुलेगा? फिर आपके रक्त का रंग लाल कहाँ से होगा? आरबीसी का है पूरा खेल ब्लड में आपके। इसको निकाल दो, बन जाएगा लसिका। तो लसिका क्या है? आरबीसी रहित रक्त, आरबीसी जिसमें ना हो। लसिका सफेद रंग का होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रोटीन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन के लिए आवश्यक है। शरीर की क्रियाओं हेतु जरूरी ऊर्जा पाने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। प्रतिक्रिया हेतु कोशिकाओं की त्वरित अनुक्रिया, बढ़ती हुई रिफ्लेक्स रिएक्शन अनुक्रिया कहलाती है प्रतिक्रिया। डी नंबर है रक्तदाब कम करने के लिए। तो देखो शरीर की क्रियाओं हेतु ऊर्जा पाने के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है। मैं कहता हूँ प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलती है, अच्छी बात है। बट प्रोटीन का जो मेन कार्य है जिसको वो टारगेट करता है, तो वो टारगेट चीज़ क्या है? मरम्मत करता है सेल की और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। आप जिम जाते हो मेरे भाई, आपको सजेस्ट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो, है ना। प्रोटीन वाली चीज़ खाओ। जो इधर पर इधर उधर मुंह मारते हो, पोहा खाते हो, भेलपूरी खाते हो, ये ना ये फलाना नहीं दिखाना, ये फेंक देते हो 5-10 रुपये, वो आप प्रोटीन पर लगाओ। ब्राउन ब्रेड खाओ, पीनट बटर खाओ, ओट्स खाओ, है ना, मूंगफली खाओ, अंडे खाओ, पनीर खाओ, प्रोटीन मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। यदि आप जिम जाते हो तो ये चीज़ें खाओ, क्योंकि ये मरम्मत करते हो, नई सेल का निर्माण करते हो। जब नई सेल बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बनेगी तो आपकी मसल्स बनेंगी। प्रोटीन खाया करो। नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है।
10वां क्वेश्चन है, मादा मच्छर को रक्त के रूप में उच्च पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? एक बार और रिपीट करो क्वेश्चन को, क्योंकि पहली बार में तो मैं भी नहीं समझ पाया, तो आप क्या समझ पाओगे? जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने तो। मादा मच्छर को रक्त के रूप में उच्च पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसा पूछा गया है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो मच्छर आपको काटता है, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लांट की बात बिल्कुल भी नहीं की, ह्यूमन की बात की है मैंने, एनिमल की बात की है। उनको काटता कौन है? अपने को मादा मच्छर, फीमेल मॉस्किटो काटता है, अच्छी बात है। तो काटने से उसको मिलता क्या है? रक्त चूसता है। और क्या करता है? तो वो रक्त चूसता है जो, वो किसके लिए है या उसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो मैं आपको बता दूं, परिपक्व अंडा देने के लिए, उसको परिपक्व बनाने के योग्य करने के लिए वो रक्त चूसता है। जो आपको अंडा देना होता है उसको, क्योंकि मादा मच्छर क्या करती है? जल्दी से जल्दी अंडा देती है। उस अंडे को कम समय में, सबसे कम समय में मैच्योर करना होता है मादा फीमेल को, मतलब मादा मच्छर को। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है चूसो रक्त। मनुष्य का, जानवरों का रक्त में है सब कुछ, मिल जाएगा आपको। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिका सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? अबाउट सेल थ्योरी आपको मालूम हो यदि, तो कोशिका सिद्धांत कुछ 4 बातें कहता है। मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने कोशिका सिद्धांत कहीं से पढ़ा है या फिर मेरी से पढ़ा है, आप मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हो तो मालूम होगा फिर सेल थ्योरी व्हाट इज द, है ना। मैं आपसे कहूँ कि सेल थ्योरी में 2 चीज़ें याद रखनी है, फिर वो 2 चीज़ें तो आप एक्स्ट्रा लगा देते हो यदि आप सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हो तो। अब वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? स्लीडेन स्वान दोनों कह गए, दोनों का बोल रहा हूँ मैं, अभी नहीं बोल रहा कि किसने क्या कहा, है ना। मैं ओवरऑल आपको लाइन बता रहा हूँ, दोनों का एग्जैक्ट पॉइंट क्या था। तो दोनों का एग्जैक्ट पॉइंट मेरे को जो मिला था निष्कर्ष के रूप में, ये मिला था कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल। ऐसा कौन कहेगा? स्लीडेन स्वान कह गए, ठीक है। रूडोल्फ विर्चू ने एक बात कही थी सेल थ्योरी में, वो बात क्या थी? उसने कहा था कि यदि नई सेल का निर्माण होना है, नई कोशिका का निर्माण होना है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन हो, तो उस नई सेल का फॉर्मेशन किस सेल के द्वारा होगा? तो इसने कहा जो सेल पहले से बनी हुई है ह्यूमन में, प्लांट में, एनिमल में, वही सेल डिवाइड हो गई। डिवाइड का अर्थ है 1 से 2 बनना, इसको मैं तोड़ दूँ तो ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। वही सेल डिवाइड हो गई और नई सेल बनेगी, अर्थात 1 टूट कर 2 बनाएंगी, फिर 2 से 4, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, जो कोशिका पहले से उपस्थित है। फिर तीसरा पॉइंट, कोशिका सभी ऑल लिविंग्स की, सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और यह आधारभूत इकाई भी है। ये आपकी सेल थ्योरी कहती है। लेकिन इसने पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो इनमें से जो सत्य ना हो, जो सही ना हो, क्योंकि ये 3 तो सही है। अब इसके अलावा जो होगा वो क्या होगा? आपका असत्य होगा। इसका मतलब है वो क्या है? सत्य नहीं है। पुरानी कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाते हैं, ये तो सेल थ्योरी कहती है, ये तो सेल थ्योरी कहती है, तो ये तो सत्य है। सेल थ्योरी के हिसाब से सभी सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, ये भी कहा है उसने। डी नंबर कहता है जीव की संरचना उसके कोशिका संगठन के स्तर पर निर्भर करती है, ये भी है। लेकिन कोशिका सिद्धांत में ये कभी नहीं कहा गया कि सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, समरूप होती हैं, नहीं होती हैं भाई। पूरी बॉडी की कोशिका एक जैसी नहीं होती है। यदि मैं लीवर की बात करूं तो उधर पर वर्क करती है आपकी हेपेटिक सेल। कौन सी सेल? हेपेटिक सेल, है ना। यदि मैं आपके ब्रेन की बात करूं तो उधर पर वर्क करता है नर्व सेल। तो सभी कोशिकाएं एक जैसी कैसे हुई? फिर मेरे को ये बताइए। हड्डी की बात करें तो उधर पर करते ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो ये सभी अंग हैं और सभी अंगों की कोशिकाएं अलग अलग हैं, तो फिर पूरे सजीव की कोशिका एक जैसी हो ही नहीं सकती। समरूप अर्थ है कि एक जैसे, और सभी सजीव की कोशिका एक जैसे कभी होती नहीं। सेल थ्योरी में पॉइंट कभी कहा ही नहीं गया, यही तो सत्य है। तो यही तो आपका आंसर होगा, सी नंबर का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपसे? उसने कहा है
निम्न सेटों में से सेट एक से नहीं बनता है, सेट एक से अधिक से बनता है सेट, है ना। आप चूड़ियों का सेट लेने जाते हो तो एक चूड़ी नहीं लेते हो, एक से अधिक लेते हो तब जाके आपका सेट बनता है मेरे भाई। अब देखो उसने क्वेश्चन में कहा है निम्न सेटों में से एक प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है, एक प्रजाति कहलाने योग्य नहीं है, वह कौन सा सेट है? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका आस पास पड़ोस में, आस पास को ही तो पड़ोस बोलो, फिर आस पास क्यों लिख दिया एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। चलो पढ़ लेते। आस पास पड़ोस में रह रहे विभिन्न पशु, और बी नंबर है आपका अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप में रह रहे मनुष्य। सी नंबर है आपका विभिन्न नस्लों के कुत्ते, अल्सतियन, लेब्राडोर और पोमेरेनियन। डी नंबर है आपका गाय की विभिन्न नस्लें जैसे जर्सी और होल्स्टीन। तो मैं आपको बता दूं अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप में रह रहे मनुष्य में प्रजाति होती है, सभी मनुष्यों की एक प्रजाति है, होमोसेपियन प्रजाति है। विभिन्न नस्लों के कुत्ते, चाहे वो आपका ये पढ़ लेना रहे ना, अल्सतियन, लेब्राडोर और पोमेरेनियन, ये भी प्रजाति है। नस्ल है तो वो प्रजाति है, नस्ल है तो वो प्रजाति है। मैंने आपको बोला यदि नस्ल है तो वो प्रजाति है। इधर पर कौन सी नस्ल दी गई आपको? जो आपके आसपास चारों ओर जीव जंतु पशु कुत्ते घूमते रहते हैं उनका आपको पता है कि कौन सी नस्ल की है? नहीं ना, इसीलिए वो प्रजाति नहीं है। तो ऑप्शन क्या टिक करोगे आप? ए नंबर, आसपास पड़ोस में रह रहे विभिन्न पशु की प्रजाति योग्य कहलाने है ही नहीं वो तो। अम्ल वर्षा के ऑक्साइड के कारण होती है, किनके ऑक्साइड के कारण होती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मेन रोल होता है आपका नाइट्रोजन का और सल्फर का। अब कैसे मेन रोल होता है मेरे को तो बताइए आप। तो मैं आपसे बता दूं जलवाष्प आपके ऊपर रहती है वायुमंडल में, ठीक है। अब ये ऊपर गए उड़ के दोनों, नाइट्रोजन सल्फर, है ना। इसने नाइट्रोजन ने इससे क्रिया की बनाया HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसने इससे क्रिया की बनाया H2SO4। अभी तो ऊपर ही है, लेकिन जब पहली बार वर्षा होगी तो उस वर्षा के साथ नीचे टपकेंगे धरती पर, पृथ्वी पर, और इस बारिश को बोला जाता है अम्ल वर्षा। तो कहने का मतलब है जो पहली बार वर्षा होती है उसमें नहीं नहाना, इसलिए आपके घर वाले बोलते हैं कि वो बेकार होती है, आप बीमार हो जाओगे। बीमार इस कारण हो जाओगे क्योंकि इसमें ये चीज़ें हैं और ये आपको नुकसान पहुँचाती हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, सल्फर तथा नाइट्रोजन। बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में से किस धातु के मिश्रातु को विमान या फिर किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु करता है? दो से अधिक धातु में मिलाना या दो धातु में मिलाना को विमान और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। सीधा सीधा आंसर याद रख लेना, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मत लगाना। एल्यूमिनियम सस्ता होता है, अच्छा होता है ना, और चालक भी होता है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 15, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली दिखेगी। सीधी सीधी पिक्चर फिर उसने यहीं पर डाल दी अपवर्तन का एग्जाम्पल। कैसे? क्योंकि जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाएगी तो अपवर्तन ही होगा। जल एक पारदर्शी माध्यम है मेरे भाई, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो वह घटना कहलाती है आपकी अपवर्तन। और अपवर्तन में वस्तु हमेशा आपकी एक्चुअल डेप्थ से या एक्चुअल पोजीशन से उठी हुई दिखेगी, ऊपर की ओर दिखेगी, मतलब उसकी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखेगी। अब देखो मछली आपको कहाँ पर दिखाई देगी? अब आंसर खुद कर दोगे आप। मूल स्थिति से नीचे दिखेगी क्या? यदि इसकी एक्चुअल डेप्थ है तो नीचे दिखेगी, कम गहराई पर मतलब, और अधिक गहराई पर तो दिख नहीं सकती, कम गहराई पर दिखना है तो उठी हुई दिखेगी। मूल स्थिति से ठीक ऊपर उठी हुई दिखती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके कुछ पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हुए, है ना। आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आए हुए, है ना। बने रहिए और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।